हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी और मेगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। और तीसरा टॉपिक बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के आधार पे, तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल। उन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, यानी वो कहाँ रहते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया, चाहे वो लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं या एयर में रहते हैं। पर ये क्लासिफिकेशन जो था ना, ये बहुत ही सिंपल था और मिसलीडिंग भी था। तो मिसलीडिंग क्या था, तो इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सी में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना, जैसे कोरल्स। ये कोरल्स हैं, ये ऐसे सबस्ट्रेटम पे ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है उनका। वेल्स है, ये वेल्स हो गए। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, कहीं से भी ये सिमिलर नहीं है ना। तो इसी बात को लिखा गया है, वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वेज। In fact, habitat is the only point that they share in common। बस habitat इनमें common है जो इनमें पाया जाता है। बाकी इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, बस habitat इनका सिमिलर है, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट वे नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। तो अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या देखते हैं हम इसमें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉप है या आउटोट्रॉप है, ठीक है। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन को हम पहले ही समझ चुके हैं। जब ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब दूसरा ये टर्म है इवोल्यूशन। इसे समझते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं। मतलब इस जनरेशन में, पहले जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो तीसरे जनरेशन से, या अगर और आगे जाता है चौथे जनरेशन में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो यही जो चेंज आता है ना, इसे ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशंस एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब एक नया वर्ड आ गया, नेचुरल सिलेक्शन। तो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों टर्म को हम जिराफ के एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि इन्वायरमेंट में दोनों तरह के जिराफ पाए जाते थे। एक वो जिनकी गर्दन छोटी होती थी और एक वो जिनकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। तो क्या हुआ, समय के साथ ये जिराफ पत्तियां खाते थे और समय के साथ नीचे जो पत्तियां थी वो ख़त्म हो गई। तो जिन जिराफ की गर्दन लंबी थी वो तो ऊपर की पत्तियों को आराम से खा लेते थे, ठीक है। लेकिन जिनकी गर्दन छोटी थी, जब नीचे की पत्तियां ख़त्म हो गई तो ये ऊपर की पत्तियों को खाने में असमर्थ हो गए, है ना। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे छोटे गर्दन वाली जिराफ की डेथ हो गई, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, है ना, नेचर ने इन्हें चुना
कि आप सरवाइव करने के लिए फिट नहीं हैं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे लंबे गर्दन वाले जिराफ आगे गए, और जब इनके नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनमें क्या होगा, लॉन्ग नेक होगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब ये छोटे नेक वाले जिराफ ऊपर की पत्तियों को नहीं खा पा रहे थे तो ये अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रहे थे। ये जब कोशिश करते थे कि ऊपर की पत्तियों को खा सके तो ये अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते थे, जिसके कारण इनकी गर्दन लंबी होती गई और ऐसे करके ये छोटे गर्दन से लंबे गर्दन वाले जिराफ में इवॉल्व हो गए। सबसे पहले इवोल्यूशन के आइडिया को चार्ल्स डार्विन ने डिस्क्राइब किया अपनी बुक में, जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन में और इवोल्यूशन में क्या रिलेशन है, अब इसे समझते हैं हम। तो इवोल्यूशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पहला प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और दूसरा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, जिनका बॉडी टाइप जो था, जिनका बॉडी डिज़ाइन एंशिएंट था। तो प्रीवियस केस में अगर हम देखें तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन वाले में आ गए, तो वो क्या हो गए, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और एडवांस ऑर्गेनिज्म में क्या आ गए, रीसेंट बॉडी डिज़ाइन, मतलब रीसेंट टाइम में उनका बॉडी डिज़ाइन हम जो देखते हैं वो एडवांस ऑर्गेनिज्म में आ गया। तो यहाँ पर लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो एडवांस ऑर्गेनिज्म में आ गए। उसी तरह अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो ये जो पहले हम थे और ये जो अभी हम हैं, तो एंशिएंट ह्यूमन जो थे उसे हम प्रिमिटिव कैटेगरी में रखेंगे और अभी वाले को हम एडवांस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, उसी तरह ये जिराफ में छोटी गर्दन वालों को प्रिमिटिव में रखेंगे और बड़ी गर्दन जिनकी है वो एडवांस में उन्हें रखेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नामकरण को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने बताया कि हाउ ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों हुई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट भाषा में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जिससे उनके आइडेंटिफिकेशन में बहुत कठिनाई होती थी। तो लिनियस साहब ने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन नाम दिया जाए जो कि हर भाषा के लोग उसे समझ सके। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म के नाम जो होते हैं वो दो वर्ड के बने होते हैं, एक को बोलते हैं जीनस और एक को बोलते हैं स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज क्या हुए, जैसे फ्रॉग को साइंटिफिक नेम में हम बोलते हैं राना टिग्रीना, इसमें जो राना है ये इसका जीनस है और टिग्रीना स्पीसीज है। उसी तरह पी को बोलते हैं हम पाइजम सेटाइवम, तो पाइजम जो है वो जीनस है और सेटाइवम क्या है, स्पीसीज है। वैसे ही टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, इसमें पैंथेरा जो है वो जीनस है और स्पीसीज जो है वो टाइग्रिस है। इसे सिंपल वे में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा नाम है प्रभा दत्ता, तो अगर मैं इसे उलट कर लिखूं दत्ता प्रभा, तो ये जो दत्ता है ना ये जीनस है और प्रभा जो है वो स्पीसीज है। तो मैंने इसे उलट के क्यों रखा, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा, क्योंकि मेरी फैमिली में जितने लोग हैं उनका सरनेम दत्ता होगा, है ना, जो कि कॉमन होगा। मेरे भाई बहन मम्मी पापा सारे के नाम में ये दत्ता सरनेम जुड़ा होगा, तो ये हो गया जीनस। लेकिन प्रभा ये मेरे यूनिकनेस को बताता है, ये बोलने से पर्टिकुलर ये मेरे बारे में बताता है, तो ये हो गया मेरा स्पीसीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जिस भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम आपको जानना है तो आप गूगल करके सर्च करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड
बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।